अगर आप जीएसटी सहित टेलीडॉट ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSCT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। नमस्कार, मैं हूं गौरव धरोवर और मैं आप सभी का अकाउंटिंग क्लासेस के आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसे टर्म्स यानी शब्दों के बारे में सीखेंगे जो कि व्यापार यानी बिजनेस और अकाउंटिंग यानी लेखांकन के क्षेत्र में बार बार उपयोग किए जाते हैं। पहला शब्द है व्यापार यानी बिजनेस। व्यापार से आमतौर पर अर्थ ये लगाया जाता है कि भाई अगर कोई वस्तु का क्रय विक्रय कर रहा है तो वो व्यापार कर रहा है, तो वस्तु के बदले धन का विनिमय व्यापार है। लेकिन हमने पहले भी समझा था कि व्यापार में हम लोग सेवा के बदले धन का विनिमय को भी शामिल करेंगे। यानी अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई अपनी सेवाएं देकर आपसे पैसे ले रहा है तो वो भी व्यापार कर रहा है। इसी प्रकार बैंक जो होते हैं वो आपको 1,00,000-2,00,000 रुपये दे देते हैं और साल 2 साल में आपसे 1,00,000 या 2,50,000 रुपये ले लेते हैं। तो बैंकिंग की जो सेवाएं होती हैं वो भी बिजनेस के क्षेत्र में बिजनेस में शामिल है। इस प्रकार वस्तु के बदले धन का विनिमय व्यापार है, सेवा के बदले धन का विनिमय व्यापार है और धन के बदले धन का विनिमय भी व्यापार है। व्यापार में मुख्य तौर पर देखा जाए तो लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, यानी कि जितनी लागत होती है उससे ज़्यादा वसूली हो जाए ऐसी कोशिश की जाती है। अगला शब्द है व्यवसाय या प्रोफेशन। व्यापार और व्यवसाय में थोड़ा सा फर्क है। व्यवसाय में हम शामिल करते हैं जैसे CA का काम है या डॉक्टर का काम है या वकीलों का काम है या टीचर्स का काम है। इसको यानी व्यवसाय के अंदर, प्रोफेशन के अंदर आपको एक स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही आप वो जो है काम कर पाएंगे। व्यापार जो है एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, बस उसे मालूम होना चाहिए कि स्रोत यानी सोर्स कहाँ पर है और बाजार यानी मार्केट कहाँ पर है। सोर्स से यानी कि स्रोत से वो सामान लेकर आएगा, वस्तु लेकर आएगा और बाजार या मार्केट में अपनी वस्तु को बेच देगा, तो वो व्यापार कर लेगा। लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए आपको एक विशेष पढ़ाई करनी पड़ेगी, MBBS करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। CA बनने के लिए आपको एक खास पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप CA की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार एक टीचर बनने के लिए, एक अध्यापक बनने के लिए आपको विशेष पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है एक टीचर का प्रोफेशन अपना सकते हैं। एक व्यापार जो है रातों रात बदला जा सकता है। जैसे एक कपड़े का व्यापारी है, उसका मन किया कि अब मुझे कपड़े नहीं बेचने हैं, कंप्यूटर बेचना है, तो एक सेल लगाकर अपने सारे कपड़े बेच दे और उसके बाद उसी दुकान में वो कंप्यूटर के सामान बेचने लग जाए। लेकिन एक व्यवसायी, एक प्रोफेशनल जो है रातों रात अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकता। एक डॉक्टर जो है सोचे कि मैं कल से एक CA का काम करूंगा या एक एडवोकेट का काम करूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार जो है व्यापार जो है आसानी से बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन व्यवसाय आसानी से बदला नहीं जाता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ व्यवसायी मिलकर, कुछ प्रोफेशनल्स मिलकर एक व्यापार करने लगे। जैसे कुछ डॉक्टर्स मिलके अपना एक जो है अस्पताल खोल लें, कुछ टीचर्स मिलके अपना जो है एक इंस्टीट्यूट खोल लें,
कुछ सीएज मिलके अपनी एक संस्था खोल लें, एक इंस्टीट्यूट खोल लें, एक जो है फाइनेंशियल एडवाइस के लिए संस्था खोल लें, ऐसा हो सकता है। अगला शब्द है व्यापारी यानी ओनर ऑफ बिजनेस। ओनर ऑफ बिजनेस वो होता है जो कि व्यापार में धन यानी मनी लगाता है, अपनी सेवाएं देता है और व्यापार से होने वाले लाभ या हानि को वहन करता है। व्यापार और व्यापारी के बीच में बहुत खास संबंध है। एक व्यापारी व्यापार में धन लगाता है। धन को हम जो है पूंजी या कैपिटल के नाम से भी पुकारते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन यानी पूंजी यानी कैपिटल नगद के रूप में हो सकती है, यानी कैश के रूप में हो सकती है, माल के रूप में हो सकती है यानी गुड्स के रूप में हो सकती है, और संपत्ति के रूप में भी हो सकती है यानी एसेट्स के रूप में भी हो सकती है। मान लीजिए 3 मित्र हैं ए, बी और सी, और तीनों निर्णय करते हैं कि हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे और सोचते हैं कि कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। तो ए बोलता है कि मेरे पापा ने जो है मुझे 10 लाख रुपए नगद दिए हैं, कैश दिया है, और कहा है कि भाई बिजनेस कर लो, तो मैं 10 लाख रुपए कैश के फॉर्म में जो है बिजनेस में लगा सकता हूँ। तो ए ने जो है 10 लाख रुपए कैश यानी नगद के रूप में पूंजी यानी कैपिटल व्यापार में लगा दी, हम ऐसा कहेंगे। ये कहता है कि मैं कैश तो व्यापार में नहीं लगा सकता, लेकिन मेरे अंकल हैं वो मुझे 10 लाख रुपए कीमत के कंप्यूटर्स और कंप्यूटर पार्ट्स उपलब्ध करा सकते हैं, तो मैं व्यापार में 10 लाख रुपए का गुड्स यानी माल के रूप में पूंजी यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो हम कहेंगे कि बी ने जो है व्यापार में 10 लाख रुपए की पूंजी यानी कैपिटल लगाई और माल यानी गुड्स के रूप में लगाई। इसी प्रकार सी बोलता है कि देखो मेरे पास कैश या गुड्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी एक दुकान ली थी और एक ऐसे मॉल में ली थी जो कि कंप्यूटर पार्ट्स के लिए जो है मशहूर है। उस दुकान की कीमत आज करीब 10 लाख रुपए है, तो मैं अपनी तरफ से पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में वो दुकान, वो एसेट व्यापार में लगा सकता हूं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि सी ने व्यापार में 10 लाख रुपए की पूंजी कैपिटल संपत्ति यानी एसेट्स के रूप में लगा दी। तो कहने का मतलब है व्यापार में जो है धन यानी पूंजी यानी कैपिटल व्यापार के स्वामी द्वारा लगाई जाती है, और वो नगद के रूप में भी लगाई जा सकती है, माल के रूप में भी लगाई जा सकती है और संपत्ति के रूप में भी लगाई जा सकती है। यहाँ मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा। व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का व्यापार के स्वामी को वहन करना होता है। यानी मान ले ए, बी, सी तीनों ने मिलकर व्यापार किया और साल भर बाद मालूम पड़ा कि व्यापार में जो है 6 लाख रुपए का लाभ यानी प्रॉफिट हो गया, तो तीनों के हिस्से में जो है 2-2 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा। मान लीजिए साल भर बाद ए की जो है कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई और वो बी और सी से बोलता है कि भाई मैं व्यापार नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अब जॉब करना चाहता हूँ, तो मैं व्यापार से जाना चाहता हूँ। तो जब वो व्यापार छोड़कर जाएगा तो न केवल अपने 10 लाख रुपए पूंजी लेकर जाएगा, बल्कि जो 2 लाख रुपए उसका बिजनेस में प्रॉफिट में शेयर है वो भी लेकर जाएगा। तो यानी पूंजी बढ़कर जो है 10 लाख से 12 लाख हो गई है। कहने का मतलब है जब व्यापार में लाभ यानी प्रॉफिट होता है तो पूंजी बढ़ जाती है। तीनों की पूंजी, ए, बी और सी की पूंजी 10 लाख से बढ़कर 12 लाख रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार हो सकता है साल भर बाद में व्यापार में एक लॉस लग गया हो।
मान लीजिए 6 लाख रुपए का लॉस लगा, तो ए, बी और सी तीनों के हिस्से में 2-2 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा। इस दशा में क्या होगा कि मान लीजिए सी बोलता है कि साहब मुझे तो आप लोगों के साथ में बिजनेस नहीं करना है, मेरे पापा डांट रहे हैं मुझे, मेरे पापा ने कहा है कि भाई बिजनेस बिजनेस मत करो, साल भर लगा दिया और ऊपर से लॉस और लग गया, लाओ मुझे मेरे 10 लाख रुपए वापस दे दो। तो उसे 10 लाख रुपए नहीं मिल सकते, क्योंकि व्यापार में 6 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो तीनों के हिस्से में 2-2 लाख रुपए का लॉस आएगा। और अगर सी व्यापार छोड़कर जाना चाहता है तो 10 लाख रुपए उसने लगाए थे, लेकिन 2 लाख रुपए लॉस की वजह से अब पूंजी उसकी घटकर 8 लाख रुपए रह गई है। अगर सी व्यापार छोड़कर जाना चाहता है तब वो व्यापार से 8 लाख रुपए ही निकाल पाएगा। तो इस प्रकार हमने सीखा कि यदि व्यापार में लाभ यानी प्रॉफिट हो जाता है तो कैपिटल यानी पूंजी बढ़ जाती है, और इसी प्रकार अगर व्यापार में लॉस यानी हानि हो जाता है तो पूंजी यानी कैपिटल कम हो जाती है। अगला जो शब्द है वो है आहरण या ड्राइंग्स। हमने जाना कि व्यापार में अगर व्यापार का स्वामी पैसा लगाता है, धन लगाता है, तो उसे हम पूंजी यानी कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्चों के लिए, निजी आवश्यकताओं के लिए व्यापार में से कुछ धन निकाल लेता है तो उसे हम आहरण या ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स के कारण पूंजी कम हो जाती है। मान लीजिए ए, बी और सी तीनों ने 10-10 लाख रुपए व्यापार में लगा रखे। ए ने नगद के रूप में पूंजी लगाई, बी ने माल के रूप में व्यापार में पूंजी लगाई, जबकि सी ने एक संपत्ति के रूप में व्यापार में पूंजी लगाई। 10-10 लाख रुपए की पूंजी तीनों ने लगाई। मान लीजिए ए व्यापार से कभी कभी कुछ धनराशि निकालता रहता है, कभी 5,000, कभी 10,000 अपने निजी खर्चों के लिए, अपनी निजी जरूरतों के लिए कभी कभी निकालता रहता है। कुल मिलाकर साल भर में उसने 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो हम ये कहेंगे कि ए ने 1 लाख रुपए का आहरण यानी ड्राइंग्स किया। ड्राइंग्स के कारण, आहरण के कारण पूंजी कम हो जाती है। ए ने, बी ने और सी ने तीनों ने 10-10 लाख रुपए व्यापार में लगाए थे, लेकिन वर्ष भर में, वर्ष के दौरान ए ने 1 लाख रुपए वापस निकाल लिए, तब उसकी पूंजी 10 लाख नहीं 9 लाख है, जबकि बी और सी की पूंजी अब भी 10 लाख रुपए है। तो इस प्रकार आहरण के कारण, ड्राइंग्स के कारण पूंजी में कमी हो जाती है। ये हमने जाना।
अगला शब्द है सौदा या व्यवहार या ट्रांजैक्शन। व्यापार में होने वाले प्रत्येक लेन देन को हम एक सौदा कहते हैं, एक ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इन्हीं का लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है। सौदे में ये हो सकता है कि वस्तुओं का लेन देन हो रहा हो, यानी थिंग्स का लेन देन हो रहा हो। सौदे में ये भी हो सकता है कि सेवा के बदले में धन का लेन देन हो रहा हो, जैसे किसी सर्विस प्रोवाइडर को कोई पेमेंट किया गया। ये भी हो सकता है कि व्यापार में धन का लेन देन किया जा रहा हो, जैसे बैंक में नकद जमा कराए। इस प्रकार सौदे में वस्तु यानी थिंग्स का लेन देन हो सकता है, सेवाएं यानी सर्विसेज का लेन देन हो सकता है, या धन यानी मनी का लेन देन हो सकता है। अगला शब्द है लेखा या प्रविष्टि या एंट्री। जब भी कोई लेन देन होता है तो उसको अकाउंट बुक्स में दोहरा लेखा प्रणाली का पालन करते हुए लिख लिया जाता है। तो जो भी लेन देन को हम लिख रहे हैं अकाउंट बुक्स में, इसे ही हम जो है लेखा या प्रविष्टि या एंट्री करना कहते हैं। अगले जो 4 शब्द हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यापार में माल के साथ 4 तरह के व्यवहार हो सकते हैं। जब माल को खरीदा जाता है, जब गुड्स परचेज किया जाता है, तो उसे हम परचेज यानी क्रय के नाम से पुकारते हैं। जब गुड्स को व्यापार में बेचा जाता है तो उसे हम सेल्स यानी विक्रय के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार हो सकता है कि जो माल हमने बेचा है उसमें से थोड़ा बहुत या पूरा का पूरा माल वापस व्यापार में लौटा है, क्योंकि जो माल हमने दिया वो ऑर्डर के अनुसार नहीं था, या क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या समय पर डिलीवर नहीं किया गया था। किसी भी कारण से बिके हुए माल में से कुछ अंश, कुछ पार्ट या पूरा का पूरा माल वापस लौट कर आ सकता है। तो बिका हुआ माल अगर व्यापार में वापस आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स। हिंदी में इसे हम कहेंगे विक्रय वापसी। इसी प्रकार जो माल हमने खरीदा है, जो गुड्स हमने परचेज किया है, उसमें से थोड़ा बहुत या पूरा का पूरा गुड्स हम अपने सप्लायर को वापस भी लौटा सकते हैं किसी भी कारण से। हो सकता है समय पर जो है डिलीवरी नहीं दी गई, या जो वस्तु हमने मांगी थी उसकी जगह दूसरी तरह की वस्तु दे दी गई, या क्वालिटी में कुछ कमी थी, या और भी कारण हो सकता है। तो यदि खरीदे हुए माल में से थोड़ा बहुत या पूरा माल अपने सप्लायर को लौटा दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम हिंदी में कहेंगे क्रय वापसी। इस प्रकार माल के साथ में 4 तरह के व्यवहार हो सकते हैं: परचेज यानी क्रय, सेल्स यानी विक्रय, सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी, और परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी।